प्रिय छात्रों, आज हम कैटालिसिस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस का अध्ययन करेंगे। या उत्प्रेरण के अंदर हम आज अध्ययन करेंगे एंजाइम उत्प्रेरण का। एंजाइम उत्प्रेरण को समझने से पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है या ये समझ लेना आवश्यक है कि एंजाइम क्या है, हम किसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन समूह युक्त वो पदार्थ हैं जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा बन सकती है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को तथा जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले ग्लोबुलर प्रोटीन समूहयुक्त पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अतिरिक्त एंजाइम में नॉन प्रोटीन समूह भी हो सकता है। यदि हम एंजाइम की रचना को समझें तो एंजाइम में दो पार्ट हो गए। एक पहला पार्ट हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा इसका नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, जिसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये एंजाइम के दो भाग हो गए। यदि हम ग्लोबुलर प्रोटीन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर लें GP से, G फॉर ग्लोबुलर और P फॉर प्रोटीन, और प्रोस्थेटिक समूह को हम P फॉर प्रोस्थेटिक और G फॉर ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप से कर लें, तो एंजाइम की रचना इस प्रकार है कि एक भाग ग्लोबुलर प्रोटीन है और दूसरा भाग प्रोस्थेटिक समूह है। प्रोस्थेटिक समूह फिर दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये धातु आयन हो सकता है या ये कोई कार्बनिक अणु हो सकता है। यदि कोई धातु आयन है तब हम इसको कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर क्या है? एंजाइम का नॉन प्रोटीनस समूह है जिसमें धातु आयन उपस्थित है। धातु आयन हो सकते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम हो सकता है, सामान्यतः जिंक हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है और भी कोई हो सकता है। तो यदि एंजाइम के प्रोस्थेटिक समूह में धातु आयन उपस्थित है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, पोटेशियम, सोडियम या अन्य कोई धातु आयन उपस्थित है, तब हम इस धातु आयन वाले पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। और यदि कार्बनिक ग्रुप उपस्थित है, कोई कार्बनिक मॉलिक्यूल उपस्थित है, तब हम इस पार्ट को कोएंजाइम कहते हैं। तो कोएंजाइम एंजाइम का नॉन प्रोटीन समूह है, या कोएंजाइम एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यदि कोएंजाइम उपस्थित है, एक एंजाइम का हम अध्ययन कर रहे हैं, एंजाइम में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ग्लोबुलर प्रोटीन, सेकंड पार्ट आपका आ गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये कंप्लीटली एंजाइम कहलाएगा। अगर एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप में कार्बनिक अणु उपस्थित है तो हम उसको नाम दिया हमने कोएंजाइम। अगर कोएंजाइम है तो इस ग्लोबुलर प्रोटीन पार्ट को हम नाम देते हैं एपोएंजाइम। तो यहाँ आप एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि कोएंजाइम और एपोएंजाइम मिलकर एंजाइम बनाते हैं। तो कोएंजाइम और एपोएंजाइम को समझने के लिए आपको ये बताना है कि एपोएंजाइम एंजाइम का ग्लोबुलर प्रोटीन युक्त भाग है तथा कोएंजाइम एंजाइम का नॉन प्रोटीन कार्बनिक समूह है। अगर कार्बनिक समूह नहीं है
तब हम इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहेंगे और इसको कोफैक्टर कहेंगे। इसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स को देखिए, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। ये जीवों द्वारा ग्रहण की गई सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभाजित करता है। सुक्रोज को ये डाइमर है, मोनोमर्स में प्रभावित कर देता है। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। हम इनमें सामान्यतः उन एंजाइम्स का अध्ययन कर रहे हैं, उनको एग्जाम्पल्स के रूप में लिया है जो हमारे शरीर में भोजन के रूप में ग्रहण किए गए प्रोटीन को, स्टार्च को या सुक्रोज को या शरीर में बने हुए नाइट्रोजनस बेस जैसे यूरिया को विभाजित करते हैं। तो यदि जो स्टार्च हम ग्रहण करते हैं भोजन में, जो मांड ग्रहण करते हैं, उसको नंबर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एमाइलेज एंजाइम। फलों में जो शर्करा होती है जिसको हम कहते हैं माल्टोस, माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जिस एंजाइम का ये काम है उसका नाम है माल्टेज। दूध में शर्करा होती है लैक्टोज, लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में विभाजित करने वाले या परिवर्तित करने वाले एंजाइम को नाम दिया गया शर्करा के हिसाब से ही लैक्टेज। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीका है। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होना इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। तो जो एंजाइम इन्वर्जन ऑफ शुगर को कंप्लीट करता है उसका नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज कहाँ से आए? इन्वर्जन ऑफ शुगर। एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में करता है, माल्टोस को कन्वर्ट करने वाला माल्टेज, लैक्टोस को कन्वर्ट करने वाला लैक्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स में टूटता है। हमारा शरीर प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के रूप में इस्तेमाल करता है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के रूप में तोड़ने के लिए दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं जिससे शरीर उनको ग्रहण कर सकता है। एक एंजाइम है न्यूक्लियेज। ये डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास 6-7 एग्जाम्पल हो गए। इसमें सामान्यतः जो आते हैं वो पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, इनको आपको बता दिया गया। अब हम अध्ययन करेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि क्या है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं एंजाइम की क्रियाविधि का। एंजाइम कैटालिसिस किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको समझने के लिए 3 स्टेप हैं। सपोज कीजिए कि एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ या क्रियाकारी पदार्थ के साथ क्रिया कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एंजाइम उस क्रियाकारी पदार्थ के साथ क्रिया करके एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है ई और एस से, ई फॉर एंजाइम और क्रियाकारी पदार्थ को हमने दिया है सबस्ट्रेट। तो पहला स्टेप क्या है कि एंजाइम उस क्रियाकारी पदार्थ से अब क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट बना लेगा। दूसरे स्टेप में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तीसरे स्टेप में एंजाइम अलग हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इनको समझने के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको एक मेथड का नाम दिया गया है ताला कुंजी मेथड।
की लॉक प्रोसेस। की लॉक में क्या है, जैसे आप जानते हैं कि ताला कहीं लगा है तो उसमें आप कोई और चाबी लगाते रहिए तो उस चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा, अगर खुला है तो उससे बंद नहीं होगा। तो जैसे ताले के लिए एक विशिष्ट चाबी होती है, ऐसे ही हर अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था एंजाइम के एग्जाम्पल्स में। आपने देखा था कि इन्वर्जन ऑफ शुगर होना है तो उसको चेंज करने के लिए इन्वर्टेज की ही जरूरत थी, या आपने देखा था कि प्रोटीन्स का टूटना है किसमें, एमिनो एसिड्स में, तो उसके लिए पेप्सिन या ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की ही आवश्यकता थी। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एंजाइम की सतह पर कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं या कैविटी होती हैं, उन कैविटी में आकर क्रियाकारी पदार्थ लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से एक एंजाइम है, ये एंजाइम है और इसमें ये कैविटी उपस्थित है, इसको यहां समझ लीजिए। अब एक क्रियाकारी पदार्थ आया जिसका स्ट्रक्चर इसी तरह का है कि वो इस एंजाइम में उपस्थित कैविटी को ग्रहण कर सकता है। तो ये क्रियाकारी पदार्थ इस कैविटी में फिक्स हो जाएगा, इस कैविटी द्वारा अधिशोषित कर लिया जाएगा। तो ये क्रियाकारी पदार्थ इस एंजाइम द्वारा अधिशोषित कर लिया गया इस सबस्ट्रेट को, और एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए। अब यहाँ ये जो सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसमें इस प्रकार का ओरिएंटेशन जनरेट होगा कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ समय पश्चात ये यहाँ से हटकर इसमें पार्ट हो जाएंगे और पार्ट होकर ये प्रोडक्ट बन गए, और प्रोडक्ट बनकर एंजाइम हमारा यहीं रह जाएगा जैसा था, और जिस कैविटी के साथ था वो कैविटी उसमें उपस्थित रह जाएगी, और दूसरा ये जो पार्ट था ये पार्ट अलग अलग होकर प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी क्रिया विधि है, की लॉक प्रोसेस के हिसाब से जानते हैं। इसको आप नटसेल में इस प्रकार समझ सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ओरिएंटेशन जनरेट होंगे, अभिविन्यास के परिवर्तन की वजह से वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स उस एंजाइम से अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। ये हमारा हुआ एंजाइम कैटालिसिस। आगे हम अध्ययन करेंगे और नए टॉपिक का। एंजाइम कैटालिसिस में हमने एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म को अध्ययन किया था, जिसको देखा था कि एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया विधि क्या है। अब इसी में एक संपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं कि कैटालिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, किसी भी प्रकार के उत्प्रेरण में किस प्रकार की मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है या कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। एक्चुअली उत्प्रेरक क्या है, आप जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो अभिकारक के अणुओं को क्रिया करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाता है कि जब अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होने लगे, तो जब अभिकारक के अणु उस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें क्रिया होने लगती है। एंजाइम का काम, उत्प्रेरक का काम क्या है कि उत्प्रेरक उस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, तो इसलिए क्रिया जल्दी हो जाती है और हमारा उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो उत्प्रेरण की क्रिया विधि में मुख्यतः दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। तो हम सबसे पहले
पहले सिद्धांत को करते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कहलाता है ये। बात आ रही है माध्यमिक। तो माध्यमिक क्या है? प्रारंभिक और अंतिम के बीच की अवस्था को हम माध्यमिक कहते हैं। जैसे कक्षा 1 से 5 तक की जो आपकी एजुकेशन है वो प्राइमरी कहलाती है, प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। उसके बाद आप जब डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं अलग अलग, तो आपका हायर एजुकेशन कहलाती है। इनके बीच की एजुकेशन को हम इंटरमीडिएट एजुकेशन कहते हैं। इसीलिए यूपी बोर्ड में कक्षा 6 से 12 तक संचालित होने वाले विद्यालयों को नाम इंटर कॉलेज दिया गया है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ भी क्या है? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांत में ये 3 स्टेप में कंप्लीट माना गया है, या आप इसको समझ लीजिए 2 स्टेप में भी ये कंप्लीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये बताते हैं कि एक अभिक्रिया है, काल्पनिक अभिक्रिया है, जिसमें ए और बी अभिकारक हैं। ये अभिकारक क्रिया करके उत्पाद ए बी बना रहे हैं और ये क्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। कोई उत्प्रेरक कैटालिस्ट यहाँ उपस्थित है। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले अभिकारक ए अर्थात फर्स्ट रिएक्टेंट उस कैटालिस्ट से क्रिया करेगा और एक माध्यमिक यौगिक बना लेगा AX। ए हमारा यहाँ क्या है? रिएक्टेंट है, और Z हमारा कैटालिस्ट है, और ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अर्थात, और ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब हो गया कि अस्थायी होता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में क्या किया कि कैटालिस्ट X ने किसी एक अभिकारक A के साथ अभिक्रिया की और माध्यमिक यौगिक बना दिया AX। अब इस माध्यमिक यौगिक AX ने दूसरे अभिकारक जो हमारा है अदर रिएक्टेंट, इसके साथ क्रिया की और AB बना दिया और X अलग हो गया। आपने शुरू से ही पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपने मूल रासायनिक संगठन के साथ अलग हो जाता है। तो A और X के साथ मिलकर AX बना। जो AX इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स था उसने दूसरे रिएक्टेंट B के साथ क्रिया की और प्रोडक्ट AB बना लिया और कैटालिस्ट हमारा अलग हो गया। इसको एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल पर अगर आप देखें, इथाइल अल्कोहल C2H5OH के 2 अणु मिलकर C2H5O और C2H5 बनाते हैं, एक ईथर का निर्माण करते हैं। अल्कोहल से ईथर का निर्माण, और इसमें पानी का एक अणु बाहर आ जाता है और ये क्रिया H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा इसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। इसको आप सिंपली इस तरह भी समझ सकते हैं, C2H5OH, इसको पलट के लिख दिया HOC2H5, यहाँ उत्प्रेरक हो गया आपका H2SO4। यहाँ देखिए ये इतना हिस्सा अलग हो गया, क्या बन गया? HOH, डेट मीन्स वाटर। वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल गया और बचा हुए मॉलिक्यूल ने मिलकर
डाई इथाइल ईथर का निर्माण कर लिया, एथॉक्सी एथेन का निर्माण कर लिया। इसमें H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसको इस माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर यदि अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले एक अभिकारक अणु C2H5OH H2SO4 से अभिक्रिया करता है। यही देख ली, AX से अभिक्रिया कर रहा है। यहां हम H2SO4 को समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि HHSO4 H2SO4 इस प्रकार से विघटित होता है H+ और HSO4-। यहाँ ये आ गया C2H5OH, C2H5OH का विघटन इस प्रकार से हो गया C2H5+ और OH-। इसका ये पार्ट एक जगह चला गया तो हमारा बन जाएगा C2H5HSO4 एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और H+ और OH- रिएक्शन करके बना देंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहला रिएक्टेंट A, X हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया अनस्टेबल C2H5HSO4। दूसरे रिएक्शन में ये जो हमारा ये बना है AX, जिसको लिया था हमने यहाँ से, ये AX क्रिया कर रहा है C2H5HSO4 दूसरे C2H5OH से क्रिया कर रहा है, तो इसको हमने पलट के लिख दिया HOC2H5, जिससे आपको रिएक्शन समझने में आसानी रहे। C2H5OH यहाँ से C2H5HSO4 है, इसमें से ये अलग अलग इसलिए लिख दिया जिससे आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। इसमें से इतना पार्ट एक जगह चला जाएगा H2SO4, और हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलकर बना लेगा प्रोडक्ट C2H5O C2H5। तो यहाँ आपने देख लिया कि AX से क्रिया करके AX बनाता है, AX दूसरे B से क्रिया करके AB बना देता है, और हमारा जो हमने इसमें प्रयोग में लाए थे कैटालिस्ट, वो पुनः अलग हो जाता है। तो ये हमारा आज पहला सिद्धांत कंप्लीट हुआ, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब हम अध्ययन करते हैं दूसरे सिद्धांत का, अधिशोषण सिद्धांत। अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं इसमें दूसरी थ्योरी का, एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत में बस ये बताया जाता है कि जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के एक्टिव सेंटर्स पर अभिकारक अणु आकर लग जाते हैं। पास स्थित अभिकारक अणु क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट बन जाता है। बाद में वो प्रोडक्ट अभिकारक में जब परिवर्तित हो गया अभिकारक जब प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गया तो वो उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है। तो इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले जो अभिकारक अणु हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे। इसके बाद वो फॉर्मेशन कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हमारा प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बनने लगा, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका था,
और प्रोडक्ट फॉर्म होने से क्या होगा, पहली जो क्रिया हुई इसकी अपोजिट क्रिया हो जाएगी, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत आसान है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो क्रियाएं हैं जो एक अलग अलग हो रही हैं, एक बार एडजॉर्प्शन होगा, दूसरी बार डिजॉर्प्शन होगा। तो जब एडजॉर्प्शन हो जाएगा, जब वो आ जाएंगे तो वो मिलकर बना लेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, टूटने से प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट जो है उस हमारे उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाएगा। इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि ये कोई उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की ये बाहरी सतह है जिस पर एक्टिव सेंटर्स उपस्थित हैं। ये उत्प्रेरक है, इसकी बाहरी सतह पर एक्टिव सेंटर्स उपस्थित हैं और अभिकारक क्या क्या हैं, A प्लस B। अब यहाँ सबसे पहले हमने बताया ये होता है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो उत्प्रेरक के एक्टिव सेंटर्स पर, पास स्थित एक्टिव सेंटर्स पर अधिशोषित हो जाएंगे, उसकी बाहरी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल A यहाँ अधिशोषित हो गया और B इसके पड़ोस वाले एक्टिव सेंटर्स पर अधिशोषित हो गया। तो पहला स्टेप हो गया एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में दूसरा आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो उत्प्रेरक की सतह पर ये अभिकारक अणु अधिशोषित हुए हैं, ये पास स्थित अभिकारक अणु एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। A और B मिलकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं AB। तो यहाँ दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऊर्जा स्तर अधिक, ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण यह अस्थायी होता है। यहाँ अभिविन्यास अरेंजमेंट क्रिया होते हैं। इससे क्या होता है, तीसरा स्टेप बनने लगता है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ही अभिकारक अणु प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गए आपस में अभिक्रिया करके। उत्प्रेरक ने की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर दिया, उस सक्रियण ऊर्जा के मान कम होने से ये A और B जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए C और D में, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऐसा ही रहा C। अब C स्टेप को हम दो बार समझ सकते हैं, C1 और C2 में। C1 इसको मान लीजिए और C2 आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना जिसमें प्रोडक्ट उपस्थित है, ये कॉम्प्लेक्स पुनः प्रोडक्ट अणुओं में विभाजित हो जाता है, अर्थात C अलग हो जाता है और D अलग हो जाता है। लेकिन ये अभी इस उत्प्रेरक की सतह पर लगे रहते हैं, तो इसको C2 समझ लीजिए। तो C प्रक्रिया दो स्टेप में हो गई, पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और वो प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग अलग हो गए, डिकम्पोजिशन हो गया। और लास्ट स्टेप फिर आता है D स्टेप, जिसमें आपने बताया था कि डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इस उत्प्रेरक की सतह से इसके एक्टिव सेंटर्स को पुनः खाली करके अलग अलग हो जाते हैं और ये उत्प्रेरक की सतह अगले अभिकारक अणुओं के लिए उपलब्ध हो जाती हैं और प्रोडक्ट बन जाते हैं C प्लस D। तो ये प्रोडक्ट बन गए और ये हमने बन गए C और D। तो हमने यहाँ एक कैटालिस्ट लिया था, इस कैटालिस्ट की एक्टिव सेंटर्स थे, इन एक्टिव सेंटर्स पर इन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल पास लग गए। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास लगकर उन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से अभिक्रिया होकर प्रोडक्ट का बना और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग अलग हो गए
और लास्ट स्टेप जो है आपका डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अलग हो गए और ये पुनः एक्टिव सेंटर्स फ्री हो गए नई अभिक्रिया के लिए। तो इस प्रकार हमारा उत्प्रेरण का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।